अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। वहीदा शाह के थप्पड़ की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। यह थप्पड़ एक औरत ने दूसरी औरत को नहीं मारा, बल्कि यह थप्पड़ ताकत के नशे में चूर अवामी नुमाइंदा होने की दावेदार एक सियासतदान ने बेहिस, बेकस और लाचार कानून के चेहरे पर जड़ा। जो बेचारा साकित खड़ा अपनी बेबसी का तमाशा देखता रहा। थप्पड़ मारने वाले और थप्पड़ खाने वालों के चेहरे के तासुरात देखे। वहीदा शाह के चेहरे पर ताकत का नशा, शायद पैसे का गुरूर भी, इख्तियारात की बेलागी झलक रही है। और इस मुल्क का असल चेहरा देखना है, उस बेबस कानून का चेहरा देखिए जो थप्पड़ खाने के बाद सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के और कुछ नहीं कर सका। अपनी गैरत का जनाजा निकलते देखते सहमे खड़े रहने के सिवा इसके पास करने को और कुछ नहीं था। इन चेहरों को देखकर एक तरफ इस निजाम की बेहिसी और दूसरी तरफ इस निजाम की बेबसी भी साफ नजर आती है। जहां ताकत के नशे में चूर सियासतदान एक दूसरी औरत को नहीं, बल्कि उस रियासती निजाम को, इलेक्शन की कमजोरी, रियासती इदारों की नाअहली को पांव तले रोंद रही है। अगर यही थप्पड़ फर्स्ट डॉटर आसफा या बख्तावर जरदारी के मुंह पर पड़ा होता तो क्या ईवाने इक्तदार के किंगरे ना हिल जाते। लेकिन अफसोस कि यह थप्पड़ खाने वाली एक ऐसे शख्स की बेटी होगी जिसके चेहरे को थप्पड़ मारकर इस निजाम ने कब का बिगाड़ दिया। और अब तो हालत यह हो गई कि शायद इन लोगों को थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगने लगा है। यह थप्पड़ रियासती कानून की धज्जियां बिखेरने के मुतरादिफ है, तो दूसरी तरफ यह थप्पड़ अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का राग अलापने वाले इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक टेस्ट केस होगा। ऐसे अनगिनत वाकयात आम इंतखाबात में भी आए रोज सामने आते हैं, जो कि इंसानियत की तजलील और इस बात की मिसाल है कि इस मुल्क में जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। लोग कहते हैं हाँ मैं ताकतवर हूं तो कानून शिकन भी हूं, मगर शायद इन वाकयात को कैमरे की आंख महफूज करके अवाम का शऊर नहीं जगाती। इसलिए किसी वहीदा शाह को इंसानी हकूक को रोनती हुई किसी सूबाई या ऐसी वहीदा शाह कानून ऐसे कवानीन को रोनती किसी सूबाई या कौमी असेंबली में बैठकर इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करती दिखाई देती है। क्या यह रियासत ऐसे ही काम करेगी? क्या ऐसे ही खामोश रहेंगे सब इस तरह के वाकयात पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सियासी जमात की जानिब से इस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इलेक्शन के बारे में कहा जाता है 100 मुसल्लह अफराद और आपका इलेक्शन बन गया है। क्या वाकई इलेक्शन इस मुल्क में ऐसे ही लड़े और जीते जाते हैं, जहां कानून सिर्फ तमाशा देखता है और सियासतदान जो ताकतवर है इस वक्त इस मुल्क में, सारा इख्तियार उसके हाथ में? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मेरीन अनवर राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की, मेंबर कौमी असेंबली भी। और हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, तज्जिया निगार है। उनसे उनका तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नुक्ता नजर क्या है। मैं अगर मुशाहिदुल्लाह खान साहब से इजाजत से शुरू करना चाहूंगा इस प्रोग्राम का, कि ये जो थप्पड़ पड़ा वहीदा शाह की तरफ से इलेक्शन कमीशन के या जो खातून अफसर वहां पे काम कर रही थी, मुशाहिदुल्लाह साहब क्या पाकिस्तानी इलेक्शन ऐसे ही होगा? क्या हमारे सियासतदान वाकई कानून को ऐसे ही रोकते हैं जिस तरह हमने इस फुटेज में देख रहे हैं? मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। हमारे साथ मेरीन अनवर राजा साहबा मौजूद है, हमारे साथ शायद हसन निसार साहब भी लाहौर से मौजूद है। अभी रेडी नहीं है निसार साहब। मुझे बताइए कि जो वहीदा शाह साहब ने किया, पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ 2012 है और मैं समझती हूँ कि एज पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जो खवातीन के लिए रिफॉर्म्स किए, लॉज बनाए, और ये तमाम मामलात जो एक ये वाकया हुआ है, मैं समझती हूँ अफसोसनाक वाकया है। पार्टी इसका नोटिस ले रही है और बहुत जल्द ये मामला, इस पे तहकीकात की जाएंगी और बहुत जल्द ये मामला जो एथिक्स कमेटी है, जो एथिक्स कमेटी नहीं, अभी तक जहां तक आपने बात की, देखें दोनों तरफ से मामलात को देखना पड़ेगा। जो ये एक्ट है जो देखने में नजर आ रहा है वो तो एक ठीक बात नहीं नजर आ रही, इसलिए इसको एथिक्स कमेटी के हवाले किया जाएगा और उस पर पूरी तहकीकात की जाएंगी। हम समझते हैं कि अफसोसनाक अमल है। एथिक्स कमेटी के हवाले इसको किया जाएगा। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। और जहां तक मैं बताऊं काशिफ, अगर आप मेरी इस बात को
آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے پولنگ سٹیشنز کا ایک جو کلچر بنا ہوا ہے، یہ خاتون پولنگ سٹیشن کی بات نہیں ہے صرف، یہ جو ایک پولنگ سٹیشن پہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک مار دھاڑ ہوتی ہے، کوئی سیکورٹی فراہم کہیں کی جا رہی ہے کہیں، یہ تمام یہ خواتین کا ہو مردوں کا ہو، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں اسی بات پر آ رہا تھا کہ یہ کلچر بن گیا ہے الیکشن کا. الیکشن جیتنا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا. نہیں، یہ سب کچھ کیے بغیر ہمیں الیکشن جیتنا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں، میں سمجھتی ہوں اس کو کنڈیم کرنا ہے، پارٹی بیس پہ بھی کنڈیم کرنا ہے، کلچرل بیس پہ بھی کنڈیم کرنا ہے، اور ہم اس کو بہت برا کرے گا. حسن نثار صاحب وہ کہتے تو ہیں کہ یہ کلچر بن گیا ہے مختلف پولنگ سٹیشنز کا، الیکشن کے دن فائرنگ ہوتی ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے جو ریاستی اہلکار ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کلچر بن گیا صاحب، اب اسی کلچر کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. کون غریب آدمی اس میں الیکشن جیت سکتا یا لڑ بھی سکتا؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے گزارا کرنا پڑے گا. میں نے کہا پچھلے کافی عرصے سے اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. آپ نے پنڈی کا الیکشن دیکھا تھا جب یہ جہاں جیتا تھا مسلم لیگ نون، اور کتنی فائرنگ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کے اس کلچر کو چینج کرنا ہے. سر یہ چینج ہوگا کلچر حسن نثار صاحب، یا یہ پاکستانی الیکشن ہے؟ سارے کہیں گے تو صحیح کہ اس الیکشن کو بدلنا ہے، پر اندر خانے سارے سیاستدان دوستوں آپ کو یہی بتائیں گے الیکشن جیتنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں کاشف بخش صاحب، جب تک یہ لوگ تبدیل نہیں ہوتے جو پیشہ ور الیکشنی ہیں، جو نسل در نسل جن کا یہ دھندا ہے، جن کا یہ کاروبار ہے، وہ اور کچھ نہیں کرتے. یہ جو ٹپکل قسم کے لوگ ہیں، ان کا اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 60 70 80 90 سال سے کسی بھی فیلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن صفر ہے. یہ پیشہ ور انتخابیے ہیں. جب تک یہ کلاس تبدیل نہیں ہوگی، یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا. یہ برے ہو گئے ہم یہ سنتے سنتے، تھانہ کلچر چینج ہو رہا ہے، تھانہ کلچر چینج نہیں ہوا، وہی حال ہے. اسی طرح یہ بھی ایک خواب کی بات ہے. آپ نے دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیں، کوئی کلچر چینج نہیں ہوگا جب تک اس کی بنیاد تبدیل نہیں ہوگی. ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہلو، جی 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 حسن نثار صاحب. جی کاشف صاحب، ایک بات میں حیران ہوں اب تک کہ وہ جو خاتون ہیں، ان کا نام وحیدہ شاہ ہے نا؟ جی جی وحیدہ شاہ نام ہے ان کا. ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بی بی واٹ پرووکڈ یو. اب وہ ادر سائڈ آف دا اسٹوری بھی، میں یہ نہیں کہتا جو بھی ہو انہوں نے جو کیا ہے، مجھ سے زیادہ کون اس حرکت کو کنڈیم کرے گا. کسی کا اتنا طویل ریکارڈ نہیں ہے ان چیزوں پہ اتنا ہارشلی ان کو ٹریٹ کرنے کا جتنا میرا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، وہ اگر اس طرح وہ ڈیسپریٹلی وہ مار رہی ہے تو کیا، کس بات نے اس کو اتنا پرووک کیا؟ سر میں تو یہ میں آپ اگر ویڈیو دیکھیں، ایک کو نہیں جو اس کے راستے میں آ رہا ہے سب کو مار رہی ہے. آپ دیکھ رہے کہ کسی نے اکسایا اس کو اس بات پر. میرا تو خیال ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ایک پورے کا پورا گینگ، جی جی ایک پورے کا پورا گینگ کوئی حرکت کر رہا ہو جس نے اس خاتون کو بہت زیادہ پرووک کر دیا ہو. سر الیکشن یہ حرکت غلط ہے، لیکن بھائی کوئی تو پوچھے اس خاتون سے براہ راست کہ بھائی آپ خاتون ہونے کے ناطے آپ یہ کس طرح کی گنڈا گردی کر رہی ہیں، آپ کو کس بات نے اتنا مشتعل کر دیا کہ آپ نے یہ حرکت کی. میں بہت انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں، اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی لکھوں اس پہ، میں نے انٹینشنلی نہیں لکھا کہ پتہ نہیں ادر سائڈ آف دا اسٹوری کیا ہے، دوسرا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے. جب تک وہ سامنے نہیں آتا میں اس کو کنڈیم تو کروں گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح پورے ہر بندہ لٹ اٹھا کے اس خاتون کے پیچھے. لیکن وہاں دھاندلی چل رہی تھی. دھاندلی آپ کہتے دھاندلی شاید چل رہی تھی، کیا یہ طاقت کا نشہ نہیں ہو سکتا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، اختیار کی بےلگی ہے. میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وی مسٹ ٹرائی اینڈ نو کہ اس بات نے ایک خاتون کو اتنا پرووک کیا کہ وہ مار دھاڑ پہ اتر آئی. نارمل تو نہیں ہو سکتی سچویشن نا.
اب اللہ جانے کیا ہو رہا تھا وہاں. میں سمجھتی ہوں حسن آپ کی نثار پرسنلی آئی وڈ لائک ٹو نو. میں اس اپنا بھی نقطہ نظر دیتا ہوں. حسن نثار صاحب کا نقطہ نظر آگے ہے. دیکھیے حسن نثار صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بہت ٹھیک بات کی ہے, اور واقعی جو اس کی دوسری سائڈ ہے, اسی لیے میں نے کہا اس کو ہم پورا پروب کریں گے, بات دیکھیں گے. اگر فالس ووٹنگ ہو بھی رہی تھی, اگر کوئی خاتون غلط ووٹ ڈلوا بھی رہی تھی, اگریشن اس حد تک کیوں آ گیا؟ نہیں آنا چاہیے تھا, بات کو دوسرے طریقے پہ لے جانا چاہیے تھا. مگر میں نے پھر وہی بات کی, آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آج وہ جیت گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں طاقت کا نشہ ہو گیا, کیا اس وقت پریشان زیادہ جیت گئی ہیں؟ اس وقت جب یہ ایسا ایکٹ کر رہی تھی, کسی ایک عورت کو مارا, یہ دوسری ایسا ایکٹ کر رہی تھی تو اس وقت جیتی تو نہیں تھی. آپ نے کہا طاقت کا نشہ, یہ تو بعد میں جیتی ہے نا, وہ یہ غلط ہے جو بھی ہے. میں یہ بات وہ کہہ رہی ہوں آپ کو, اس کو ایتھکس کمیٹی ضرور دیکھے. آپ لے کے بہت اس کو اٹھا رہے ہیں. کیا آپ مردوں کے پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی نہیں دیکھتے؟ قطر کالا خون, یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے. لوگوں کو اندر سے بدلنا پڑے گا. بالکل درست کہہ رہے ہیں جو قتلوں اور یہ کون کرے گا؟ یہ آپ کریں گے, یہ میں کروں گی, یہ ہم سب مل کے کریں گے. صرف ایک پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے. میں ذرا اپنے ساتھ ہمارے صاحب شاہد اللہ صاحب ہیں, ان سے بھی سوال یہی پوچھنا چاہوں گا. یہ صرف ایک پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مردوں کے پولنگ اسٹیشن پر قتل ہوتے ہیں, بندوقوں کے بغیر الیکشن نہیں ہوتا, بدماش جگہ جگہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں مرد حضرات بندوقیں پستول لے کر پھر رہے ہوتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت جس کی میں بات کرتا ہوں, جس کی مستی ہے, جس کا نشہ ہے, وہ استعمال, وہ اختیار فرما ہے اس سارے معاملے میں. ان کو پتا ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں, میں دو کو لگا بھی دوں, دو بندے مار بھی دوں الیکشن کے دوران, پوچھتا کوئی نہیں ہے یہاں پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا کاشف عباسی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ان بائی الیکشن میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. کچھ تو روایتی طور پہ جو ہمیشہ ہوتی ہیں, لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, کوئی خوشی میں کرتا ہے, کوئی اپنی دہشت دکھانے کے لیے کرتا ہے, کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے کرتا ہے. اور یہ کلچر بد نصیبی سے ہمارے یہاں شادیوں پہ بھی لوگ اس طریقے سے آج کل فائرنگ کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ عجیب و غریب خوشی منائی جا رہی ہے, اور اس کے اندر بسنت منائی جائے, وہاں پہ گڈی کٹ جائے تو وہ اس پہ بھی لوگ فائرنگ کرتے ہیں. یہ انتہائی یعنی کہ خطرناک یعنی کہ رویہ ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جن لوگوں کی ہم اب بات کر رہے ہیں, انہوں نے حقوق کی بات کرنی ہے اسمبلیوں میں جا کے, انہوں نے قانون بنانے ہیں, انہوں نے روکنا ہے ان چیزوں کو. اگر آپ مثال ان لوگوں کی دیں کہ یار یہ کلچر بن گیا ہے, اور ایک پالیٹیشین, ایک سیاستدان جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ یہ کام کرے اور ہم کہیں کہ کلچر بن گیا ہے, اس لیے عام سی بات ہے. نہیں, میں گزارش کر رہا ہوں, میں اسے عام سی بات کہہ نہیں رہا, میں تو اس کو کنڈم کر رہا ہوں, اور اس کو ہر شخص کو کنڈم کرنا چاہیے. اور دوسری یہ جو جہاں تک وحیدہ شاہ کا ایشو ہے, اس طرح کے واقعات میرے نظر سے تو نہیں گزرے کہ پولنگ افسر کو یا پریزائڈنگ افسر کو اس طرح سے کوئی مار رہا ہو بری طریقے سے. اور اس میں جہاں تک طاقت کے نشے کی بات ہے وہ بھی ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ظاہر ہے فیوڈل ایک کلچر ہے سندھ میں, اور وہ ہارنے کا تو سوال ہی نہیں تھا ان محترمہ کا. وہ تو ویسے ہی ان کے شوہر تھے, اس کی سیٹ پہ تھی, جیت جانا تھا, حکومت بھی ان کی تھی, پولیس ہر چیز, کوئی مسائل اس طرح کے تھے نہیں. لیکن انہوں نے جس طریقے سے مارا ہے ان کو, اس پہ سب سے پہلے مبارکباد میڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو دکھایا. سر ایک دفعہ پکڑا گیا, بات یہ ہے کہ میں شاہد اللہ صاحب, یہ تو ایک پکڑا گیا. اب کتنے کیمرے پورے 200 کیمرے کام کرے ہوں گے, 500 کیمرے کام کرے ہوں گے, پولنگ اسٹیشن ایک ہلکے میں 500 سے زیادہ ہوتے ہیں. کہاں پکڑے گا میڈیا یہ سارا کچھ؟ الیکشن کمیشن کہاں ہے آپ؟ نہیں, لیکن میڈیا نہیں, خالی مسئلہ میڈیا نے اپنا کام کیا. جن کا آگے کام شروع ہوتا ہے, جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. ابھی تک کوئی ایکشن نہیں آیا ہے سامنے. خالی یعنی کہ یہ کہہ دینا, اگر یہی ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج, تو یہ بھی ایک نئی اینگل دیکھا ہے ہم نے. اور اس پہ پیپلز پارٹی جو بہت بڑی جمہوری پارٹی ہے, اس کو تو جمہوریت کا چہرہ جہاں پہ بھی مسخ ہو رہا ہو, آگے بڑھ کے اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے. ابھی 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. پارٹی کی یہ مارل باتیں ہوتی ہیں.
पार्टी, अच्छा इमीडिएट एक एक्शन होता है, कम से कम कोई सस्पेंशन होती, कोई कुछ होती, अब ये कहानियां सुनाई जाती है कि प्रोव कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कर दिया था इनके एमएनए ने, पता नहीं क्या क्या कर दिया था, वो छोड़े, अभी वो असेंबली में बैठे जो हमने तो मिसाल हमने छोड़ दें इन बातों को। की बात कर रही है उनके लोग आप बात तो काटे तो नहीं मैरिन साहबा, आप में असल में हौसला नहीं है, बिल्कुल आप बात सुन नहीं सकते, आप बात सुन लें, आपकी बात पूरी सुनिए। आप हसन निसार साहब की भी बात काट रही थी, मेरी भी बात काट रही है, यही ताकत का नशा है, यही ताकत का नशा है जिसकी वजह से वहीदा शाह ने कल थप्पड़ मारे हैं। आप ये जो हमें काट रही है ना, ये ताकत का नशा है, आप चुप करके बात नहीं सुन रही हमारी, यही तो रवैया है जिसको चेंज करने की बात हो रही है, आप क्यों नहीं सुनती हमारी? इसलिए आपकी एक एमपीए जो है उसकी बात हो रही है, आपने एक्शन नहीं किया उसके खिलाफ, हमने अपनी एमपीए के खिलाफ एक्शन किया। करती हूँ, मैं समझती हूँ ये बात अच्छी नहीं आप कंडम तो बाद में पूछ रहे हैं, कह रहे हो ये ताकत का मुजाहरा आप ना करें, आप बहुत ताकतवर हैं, हम तो खुद आप बहुत ताकतवर हैं, आप ताकत का मुजाहरा हमसे तो ना करें। और फिर दोनों साइड की मामलात हैं, जैसे हमारे मोहतरम, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई पुलिस वाला गाड़ी में रोके और मेरे साथ बदतमीजी करे तो मेरे पास राइट है कि मैं उसको लगानी शुरू कर दूं रोड पे खड़े होकर? नहीं, अगर रोके, और आपको क्यों, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि मैं कहूँ कि नहीं उसी साइड तो आप मेरी बात सुने, आप किस किस्म की आपकी लॉजिक निकाल के लाते, आपकी लॉजिक समझ रहा हूँ, आप कहते हैं दोनों तरफ से सुने, मेरी लॉजिक रियासती एहलकारों पर हाथ उठाने का प्यार दिया जा सकता है। ये बात कही है कि मैं पता करना चाहता हूँ कि वो इतने, उनकी बात दुरुस्त है, उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या रियासती एहलकार के ऊपर मेरे सवाल का जवाब दे दे, ये गलत कोई भी बात वजह हो, क्या आप ये काम कर सकते हैं रियासती एहलकार? आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ, ये गलत है, आपको समझ नहीं आ रही। आप फिर ये दूसरी साइड दोनों साइड आपके साथ भी ताकत का मुजाहरा कर रही है, कि आप 110 बगैर सुने माइंड सेट चेंज होना चाहिए, भी ताकत का मुजाहरा। यहाँ पे भी कह रहे हैं, यहाँ पे भी आप ताकत का मुजाहरा कर रही हैं, हुकूमत है, यही माइंड सेट है, इसी वजह से वहीदा शाह ने थप्पड़ मारा है, यही माइंड सेट है जिसको चेंज करने की जरूरत है। आपका ये माइंड सेट है, आप भी यही काम कर रही हैं, आप थप्पड़ नहीं मार रही, लेकिन तकरीबन सोच आपकी वही है वहीदा शाह वाली, इसीलिए आपने इसके खिलाफ एक्शन नहीं किया। हालांकि ये थप्पड़ उसने, ये थप्पड़ इलेक्शन कमीशन के मुंह में मारा उसने। शायद साहब, मुझे अफसोस है आप ऐसी बात, आप बात नहीं करने दे रही ना किसी को, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही ताकत का मुजाहरा आप फरमा रही हैं। नहीं, अब इसीलिए वहीदा शाह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, आप करेंगे भी नहीं, आ जाए आप, तो आपको तो खुशी हुई होगी कि उसने ये जानना चाहते हैं कि वहीदा शाह की मुझे पूरा यकीन है आपने कोई एक्शन नहीं दिया या नहीं सुनाई दी। देखिए, मैं तो समझती हूँ सबसे पहले तो शायद वहीदा शाह को बहुत फायदा पहुंच गया कि पूरे हर एक के मुंह पर उसका नाम है। वहीदा शाह ने जो किया, देखिए आप उसकी ऐसी मिसाल बनाए कि हर सियासतदान के मुंह पे उसका नाम हो कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो वहीदा शाह की मिसाल हमारी बनानी पड़ेगी। जब पोलिंग स्टेशन पे कत्ल होते हैं, पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग होती है और बहुत जीत का नशा मनाया जा रहा था, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना। मेरे साथ शेख वकास अकरम साहब लाइन पर मौजूद है, लेट मी टॉक टू शेख वकास अकरम साहब। आप ढंग से इलेक्शन लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, और जहां एक ऐसा इलाका है जहां ताकत का इस्तेमाल, हथियारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, आपका एक टेक भी है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब शेख साहब, जानना ये चाहता हूं, ये जो वहीदा शाह का थप्पड़ है, इसकी गूंज कहां सुनाई दी, ये कहां किसके किसके मुंह पे थप्पड़ लगा है? ये क्या ये पूरी पाकिस्तानी रियासती एहलकारों के मुंह पर थप्पड़ लगा? वो तमाम लोग जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं उन सारों के मुंह पर थप्पड़ है कि आइंदा आपने अगर हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो आपके साथ यही होगा? ये है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के मुंह पे, वहां की जो सरकार है उसके मुंह पे, और जो हमारे जैसे लोग जो है वो बैठ के ये प्रचार करते हैं या टीवियों पे कि ये इस किस्म के इखलाकी इक़दार होनी चाहिए और इसकी पासदारी होनी चाहिए और छोटे बड़े सारे बराबर हैं, ये तमाम के मुंह पे थप्पड़ है। मगर अनफॉर्चुनेटली ये तो मैंने तो वहीदा शाह वाला वो देखा है क्लिप जो आपने एक दफा जो उसने वो थप्पड़ लगाया और वो एक और औरत को उसने आपने 10 दफा चलाया, वो ये तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इलेक्शन जो लोग खुद लड़ते हैं, यहाँ तो ये बेचारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं इनको तो अगले जूते मारते हैं पकड़ के इलाकों में, सर
फाड़ देते हैं। और ये हर इलेक्शन में होता है शेख साहब, हर हल्के में, हर इलेक्शन में है जी, हर इलेक्शन में। पता नहीं ये पार्टियां क्यों ऐसी बातें छुपाती हैं और अपने कॉस्मेटिक स्पेसेस जो है वो पेश करने की कोशिश करती है इस मुल्क में। हर पार्टी ये गंदा काम करती है। ये क्यों पार्टियां तुच्चों को टिकट देती हैं? क्यों हमारे इलाके में जो है वो ऐसा आदमी जिसके पास पैसा और ताकत है उसको टिकट दी जाती है? उसको इसीलिए ताकत दी जाती है ना कि वो जो दूसरा अगला ताकतवर है उसके मुकाबले पे वो आ सके और वो उसका मुंह बंद करा सके, और अगर बस चले तो उस रियासती एहलकारों को जो है उनको भी दबा सके। और ये तो बड़ी छोटी एहलकार थी। हमने तो माजी में ये भी देखा है और बहुत सी पार्टियों की हुकूमतों में जहां जजेस जो गरीब सिविल जज जो लगाए जाते थे और जो रिटर्निंग ऑफिसर लगाए जाते थे, लोग उनके साथ भी तशद्दुद करके गए हैं, लोग उनके साथ बदमाशी करके गए हैं, लोग उनके साथ भी बदतमीजी करके गए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये थप्पड़ की गूंज कहीं ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, लोगों ने देखा होगा, सियासतदानों ने देखा होगा, पार्टियों ने देखा होगा, मेहरबानी है, आपने ये चीज दिखा दी है, आपकी मेहरबानी है, आपने ये चीज दिखा दी है। वरना ये कहानी वो जो बेचारी जिसको थप्पड़ लगा है उसने अब वहीदा शाह से सारी जिंदगी के लिए दुश्मनी तो नहीं डालनी। कौन सा काशिफ अब्बासी जो है वो बाद में जाएगा उसका पता करने, कौन शेख वकास और कौन मुशाहिदुल्लाह और किसने बैठ के उसके लिए पीछे से जंग लड़नी है। आज जो पेस ऑफ न्यूज है, मीडिया ने आज दिखाया, 2 दिन आप और इस पर बहस करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। वो गरीबी जिसने वहां रहना है, वो वहीदा शाह नहीं इसी हालत में रहना है वो जिस तरह की है, उसने सीधा नहीं होना इस उम्र में, और कल वो एमपी भी बन जाएगी। अगर कोई आज एफआईआर हो गई है तो वो कल खत्म ही हो जाएगी। जैसे अब पंजाब में कई जगहों पे फायरिंग्स हुई हैं, इन्होंने कहा कि हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं, आपने ये तो बता दिया गिरफ्तार हुए, कल पर्चा खत्म हो जाएगा, बंदे घर चले जाएंगे, किसी को नहीं पता। फॉलो अप कोई नहीं इनका। ऐसा लाइन पर रहेगा। मैं आपके पास नहीं होती, मैं आपके साथ मैं आता हूँ आपके पास। मैं जरा हसन निसार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं हर इलेक्शन में यही होता है, हर हल्के में ये होता है, हर पोलिंग अक्सर पोलिंग स्टेशन पर यही होता है। हम इसकी कॉज ढूंढ रहे हैं कि देखेंगे ये वजह क्या बनी। वजह साहब वही है, इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए वो कहते हैं जजों को मारना पड़े, उनके भी। मुझे तो बहुत से लोगों ने ये स्टोरियां सुनाई, हमने जज के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के नतीजा लिया अपना। जी सर, ये तो इलेक्शन इस तरह लड़े जाते हैं। ये जो वहीदा शाह ने किया, ये तो छोटा सा वाकया है इलेक्शन का पाकिस्तानी। देखें, बात सुने, एक टर्म इस मुल्क में इस्तेमाल की है, इलेक्टेबल। इलेक्टेबल की डेफिनेशन ये है, इलेक्टेबल वो है, मतलब 90% केसेस में, एक्सेप्शन होगी, मिराज खालिद साहब जैसे, अल्लाह नजरी की रहमत करे, इस तरह के लोग भी डेफिनेटली हैं। मैं ये नहीं कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं मैं देना चाह रहा, लेकिन इलेक्टेबल की डेफिनेशन यही है जो बासर हो, ताकतवर हो, बदमाश हो, गुंडा हो, उसके पास पैसा हो, उसके पास मसल हो, इलेक्टेबल तो कहते ही उसको। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं जिसका सबको पता है। और एक और बात, ये लिखा भी है किसी ने, हर बंदा कह भी रहा है इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ है। इलेक्शन कमीशन के मुंह पे 1001 थप्पड़ लगना चाहिए। मुझे बताएं 10 या 15, मुझे फिगर नहीं पता, याद नहीं है, लाख से ज्यादा इलेक्शन पे खर्च करने की इजाजत नहीं है। 5 मुझे लाख बताएं 5 लाख या 10 लाख, 5 लाख छोटी का, 10 लाख बड़ी का। जी जी कोई ठीक है जी, 10 लाख ठीक है जी। मुझे बताएं पाकिस्तान की कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस कानून का, इस उसूल का, इस ज़ाब्ते का की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। कभी कोई एक आदमी नाअहल हुआ है तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के मुंह पे दिन में 100 थप्पड़ लगना चाहिए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरा मुल्क जानता है कि 10 लाख में तो इलेक्शन का एक दिन नहीं, इलेक्शन डे की कॉस्ट जो है वो इससे हजारों गुना ज्यादा है। वो भी आज तक कभी सुना आपने? सर आपने एक ही साल दी, इस हवाले से कोई बंदा नाअहल करार दिया गया हो, साल दी वजीर आजम साहब। इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ नहीं लगेंगे तो और क्या लगेगा? उनके गले में हाथ डालें। सर वजीर आजम साहब बड़ी माजरत के साथ मुख्तलिफ हल्कों में जाकर तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के मकाम पर। हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन में ब्रेक पर जाने से पहले हिंदुस्तान के इलेक्शन की मिसाल देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, एक हल्के में इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि पूजा के लिए मैं वहां जाना चाहता हूं। मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट ने हुक्म दिया आप जहाज में सिर्फ 6 बंदे साथ लेकर जाएंगे, एयरपोर्ट पे कोई आपको रिसीव करने के लिए खड़ा नहीं होगा, आप पूजा कीजिए, वापस जहाज में बैठे वापस आए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, आप इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यहां इलेक्शन कमीशन बेचारा खामोश देखता रहता है। काजी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन का करेंगे क्या? इलेक्टेबल्स वो लोग जो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो
जजों को बंदूकें रख सकते हैं, जो लोग जो 10 गोलियां चला सकते हैं, बंदे गिरा सकते हैं, वही इलेक्शन जीतेंगे। अगर ऐसा ही है फिर इलेक्शन कमीशन आजाद कहां हुआ? आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के आजाद होगा और ये वहीदा शाह इसकी गूंज कहीं जाएगी या ये 3 दिन बाद मामला जैसे मुकास अकरम साहब ने कहा यहीं पे खत्म हो जाएगा? आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वहीदा शाह जो बात हमारे सामने है, क्या ये थप्पड़ की गूंज कहीं सुनाई दी या अब भी सारे यही कह रहे हैं इलेक्शन ऐसे ही होता है जी, इलेक्शन जीतने तो इलेक्टेबल्स यही हैं जो ये काम करके इलेक्शन जीत सकते हैं, ऐसे ही कल्चर है, ऐसे ही चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काशिफ, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स को, और मैं समझती हूँ इसको एज ए कल्चर भी हमें इस चीज को इस पे अफसोस का इजहार करना चाहिए। अगर कहीं फायरिंग होती है, हम समझते हैं वाह भाई वाह, ये तो बड़ा मर्दाना वार एक एक्शन किया गया है और ये तो ऐसे ही होता है कि फायरिंग हो और मर्द के पास अगर पिस्टल ना हो। देखिए लोगों को देते हैं काम करने के काबिल नहीं काशिफ, ये तो आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है। टिकट मेरिट पे उनको दिया जाता है। आप हमारे सेनेट के अभी निकाल लें कराची में, सेनेट में ये इलेक्शन थोड़ी लड़ने पड़ते हैं। मेरी बात सुन लेना, अगर आप बाहर एक बात को कट करेंगे, आप टिकट की बात कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन वाले इलेक्शन की बात करेंगे, पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोलिंग स्टेशन में जाके बात कर लूं। जी आप सेनेट की बात कर रही है, मैं तो पोलिंग स्टेशन की बात कर रही हूँ कि हम मेरिट के ऊपर टिकट उसको देते हैं जो डिजर्व करता है। आज आप पोलिंग स्टेशन की बात करते हैं तो हमारे कई मेंबरान एमपीएस में भी और एमएनएस में भी ऐसे मेंबरान हैं जो सिर्फ पार्टी वर्कर्स हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हुए एक मामूली पार्टी वर्कर है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो एक्ट हुआ मुनासिब नहीं है, मगर दोनों कहानी सुननी पड़ेगी आपको, दोनों साइड की, और ये कल्चर बदलना। हसन निसार साहब ने बात कही, ठीक कही, आप मसल वाला आदमी लाएं जो कुछ समझदारी से भी तो चले ना। ये मार धाड़ आपने आज एक वहीदा शाह को तो दिखाया, मगर आपने वो क्लिपिंग नहीं निकाली जहां पे आपकी फायरिंग हो रही है, वो क्लिपिंग नहीं निकाली जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी के मुंह पे मुक्का। ये बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए। एज पॉलिटिकल पार्टीज हमें बैठ के इसको कंडेम करना है। आज तमाम जो पॉलिटिकल आपकी फायरिंग की फोटो बंद कर दें, जो ये करेगा हम उस शख्स को दोबारा टिकट नहीं देंगे। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से ये जाना, मुशाहिदुल्लाह साहब ये जो फायरिंग की फुटेज हम टीवी पर दिखा रहे हैं, इनमें से अक्सर मुस्लिम लीगी है और मुस्लिम लीग के इलेक्शन जीतने पर मुल्तान, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में ये ताकत का इस्तेमाल, ये खुले आम बंदूकों, क्लाशनकोफों की फायरिंग दोपहर हो या शाम को जहां पे इलेक्शन है वहां पे उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ताकत का ऐसे इस्तेमाल होगा। शेख वकार साहब कहते हैं एक आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बाद काम मामला तो रफा था, अपने लोगों को कौन बाहर निकालेगा। और आपको याद है जब चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसलाबाद के वाकये के बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया था तो कहा था जी इलेक्शन कैसे जीतेंगे, बाद में निकालें इन लोगों को बाहर, ये तो इलेक्शन है। देखें काशिफ, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो फायरिंग कर रहे हैं इसमें हमारे भी लोग हैं। एएनपी वालों ने भी बड़ी फायरिंग की, पीपल्स पार्टी वालों ने भी बड़ी फायरिंग की, माजी में भी यह वाकयात हुए जो एक बदनसीबी है पॉलिटिकल कल्चर की। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं एक बात कि आपने फैसलाबाद के वाकये का जिक्र किया, ये वाहिद हमारी पार्टी है जहां पे लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं, कुछ लोग जेलों में भी गए हैं। बाकी 3 सूबों में तो इस तरह की एक मिसाल निकाल के दिखा दे, हमने कुछ तो किया है कम से कम, उसको तो आप कम ये देखें। लेकिन बाकी अभी तक 72 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं ना, वहीदा शाह के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ, ना पार्टी ने कोई एक्शन लिया है, ना वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन लिया, कोई एक्शन नाम की चीज ही नहीं है। हमारे यहाँ जरूर हुआ। और होता क्या है कि लोग इस तरह की कानून को हाथ में लेते हैं, क्या वजह और कानून नाफिज करने वाले। क्या ये बात शहबाज शरीफ साहब को नहीं कही गई थी आपकी पार्टी की तरफ से कि ये लोग हमें इलेक्शन जिताते हैं ताकत और ये हथियारों का इस्तेमाल कैसे रोक देंगे, किस तरह आप इन लोगों को अंदर बंद कर देंगे? क्या शहबाज साहब को ये बात नहीं की गई थी आप कहते, जिसके बाद उन्हें छोड़ा गया? लेकिन उन्होंने वो जो भी कहा गया या नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद में भी लोगों को जेलों में डाला, अपने लोगों को, इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुल्तान में भी जेल में डाला, ऐसी बात नहीं है। हमने एक सजा जिस हद तक हो सकती है वो तो दी है ना। अब एफआईआर है, ये बात इनकी वकार साहब भी ठीक कह रहे हैं कि बाद में वो परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती, ना गवाहियां होती हैं। लेकिन हम जेलों में हमने अपने उम्मीदवारों को डाला किया। अंजू वकील का जो वाकया था, मैं बोलूंगी तो मुशाहिद साहब फिर कहेंगे कि कोई ताकत का नशा है, मुझे कोई नशा नहीं। हाँ, मैं मेरे से पूछे ना, मेरे से पूछे, मैं बताता हूँ। अंजू वकील का वाकया जो है,
अंजुम अकील का वाक़या 1997 का वाक़या है। अरे साहब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका एक जाती मामला है, इसको मीडिया ने हाइप क्रिएट की। अच्छा, वो हाइप हो गई। वो 97 का वाक़या है, इसको आप ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे आज का। उस वक्त वो एमएनए नहीं था हमारा। अगर किसी ने इसके बावजूद कोई पैसा अपनी सोसाइटी के साथ लेन देन का मामला था तो उसका आज के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? उसके बावजूद हमने अपने एक एमएनए के खिलाफ, हाजी परवेज के खिलाफ एक्शन किया, हमने अपनी एक एमपीए के खिलाफ किया। किसी और पार्टी का जरा बताएं तो सही। बातें तो सब करते हैं, हमसे 97 में उसका हमसे ताल्लुक नहीं था, इसके बावजूद उसको टिकट देकर एमएनए बनाया। ये इलेक्शन है ना, इलेक्शन तो ऐसे तो उसमें मसला क्या है? वो कौन सा कोई कन्विक्टेड है भाई? अंजुम अकील का एक मामूली अंजुम अकील भी हमारा एक है। मैं ये नहीं करना पड़ेगा, वजीर नहीं था, लोगों को मना करना पड़ेगा। और ये जो बंदूकें लेके फिरते हैं और हम समझते हैं ये बड़ी शोबाजी है, इसको कंडेम करना पड़ेगा, इसको कहना पड़ेगा ये शर्म की बात है, किसी को मारना बुरी बात है। लेकिन मैं मुशाहिदुल्लाह साहब को शर्म की बात है, लेकिन आपके नहीं चलती। अंजुम अकील याद आ जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो हर चौथे दिन बाहर निकलते एक अरब रुपए खाता है, वो याद आपको नहीं आता पड़ेगा। इस शोबाजी के आपके वजीर उनको पकड़ते नहीं। अंजुम बच्चों को किस चीज का प्रोटोकॉल नहीं चलना नहीं होना चाहिए? वो भी वज़ीर आज़म के बच्चों को जो प्रोटोकॉल मिलता है, आजम के पीछे इतना हाथ धो के पड़े हुए, ये वाहिद वज़ीर आज़म हालात में आपके साथ चल रहे हैं। रहने दें आप इस बात। 4 साल में ट्रांसपेरेंसी आजम हाउस कोई करप्शन का ला सकी 8,500 अरब की करप्शन, कोई केस नहीं है? नहीं, कोई केस नहीं है। मखदूम अमीन फहीम के अकाउंट में पैसे कहां से गए? अब वज़ीर आज़म से मखदूम साहब चले गए। आपके करप्शन के मैं ट्रांसपेरेंसी को मारूं या सुप्रीम कोर्ट को मानूं? किसको मानूं बताएं? एनआईसीएल की करप्शन दानिश खाजा को किसने लगा? मानूं या सुप्रीम कोर्ट को मानूं? दोनों को माने ना। क्या ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में बराबर है? वो अपनी स्टडी देंगे, फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है ना। एनआईसीएल में कोई फैसले की बात नहीं है। एनआईसीएल में करप्शन नहीं हुई तो आपका वजीर जेल में क्यों है? होता आपका वजीर जेल में क्यों है? प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं है कि कोई करप्शन की बात नहीं है, तो इल्जामात है जितने मर्जी लगाए आप हमारे ऊपर। शेख वकास अकरम साहब, वो तो चले इल्जामात है, प्रोग्राम क्योंकि इस पर नहीं है, प्रोग्राम इलेक्शन के ऊपर, ताकत के इस्तेमाल पर, ताकत के नशे पर है। मुझे ये बताइए साहब, वो कहते हैं जी पीएमएलएन इकलौती जमात है जो कम अज कम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। आपके तो भाई को भी उठा लिया गया था शायद इलेक्शन से पहले या आपके एमएनए बनने के बाद। ये क्या होता है? ये ताकत का कौन सा इस्तेमाल है रियासत की तरफ या हुकूमत की तरफ? मैं आपको बताऊं, इलेक्शन वाले दिन मैं सुबह गिरफ्तार हो गया था 8 बजे। ये जो जिस इलेक्शन के नतीजे में